दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में एक कदम सफलता की ओर। तो सबको जानकारी तो है ही कि हम अपना चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने बहुत से टॉपिक पढ़ते हुए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि जिसको हम बोलते हैं एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, जिसको हिंदी में कहें तो आणविक कक्षक सिद्धांत, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सी चीजें देख ली हैं और सबको देखने के बाद हम पहुंचे हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख, ठीक है। तो हमको देखना है कि किस तरीके से जो आणविक कक्षक होते हैं उनमें किस आणविक कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होती है, किस आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है, या किस आणविक कक्षक की ऊर्जा किसी दूसरे आणविक कक्षक के बराबर होती है। इन चीजों को हमको इसमें देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें पता है कि दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे थे। एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम बोलते हैं आबंधन आणविक कक्षक, और दूसरा हमारा बन रहा था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी प्रति आबंधन आणविक कक्षक, ठीक है। तो जैसे बात की जाए तो अगर हमारे 1s संयोग कर रहे थे, क्या एक एटम का 1s और दूसरे का भी 1s, ठीक है, यानी 1s और 1s, तो इनके संयोग से टोटल कितने ऑर्बिटल बन रहे थे? दो, यानी टोटल दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे थे ना। एक तो हमारा बन रहा था क्या सिग्मा 1s बॉन्डिंग, और एक हमारा बन रहा था सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ये बन रहा था ना। एक हमारा इस तरीके का बन रहा था सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s और सिग्मा बॉन्डिंग 1s, ये बना था कब? जब एक एटम का 1s ऑर्बिटल और दूसरे का भी 1s ऑर्बिटल संयोग किया था। और कैसा संयोग? रैखिक संयोग, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO अप्रोक्सीमेशन हम पढ़े हैं ना, तो उसी में इनका रैखिक संयोग हुआ है, इन दोनों का, दो एटम के हैं, तब इससे हमको एक 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला और एक बना सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, यानी दो के मिलने से दो बना है। इसी तरीके से जब बात करें 2s, 2p, ठीक है, 2s, 2p ऑर्बिटल मिले एक का और दूसरे का भी 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, यानी कुल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएंगे? एक इसमें, तीन इसमें, यानी चार इसके और चार इसके, यानी कहने का मतलब कुल 8 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे ना, चार इसके और चार इसके, तो 8 एटॉमिक ऑर्बिटल के आपस में रैखिक संयोग से 8 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हमको मिलेंगे, क्योंकि हमको पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या भी मिलने वाले यानी संयोग करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होती है ना। तो इसका मतलब 4 और 4 यानी 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हमको मिलेंगे। और उन 8 में क्या होगा कि उनमें से 4 जो होंगे वो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, है ना, यानी कि आबंधन आणविक कक्षक, जबकि जो और शेष 4 होंगे यानी रिमेनिंग जो 4 बचेंगे वो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रति आबंधन आणविक कक्षक, वो होंगे ना। देखिए कौन कौन से। पहले बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग में हमारा क्या होगा? सिग्मा 2pz, एक ये बॉन्डिंग होगा, और साथ में इसका एंटी बॉन्डिंग कौन सा होगा? पहले यस की बात करें, जेड नहीं, पहले यस की बात करें, क्योंकि पहले तो यस है, ठीक है। तो पहले हमारा मिलेगा क्या? सिग्मा 2s बॉन्डिंग, और साथ में हम एंटी बॉन्डिंग में लिखते चलते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, यानी एक ऑर्बिटल सिग्मा 2s बॉन्डिंग और अगला मिला सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ठीक है। फिर अगला देखिए इसमें क्या मिला? अगला इसको मिलेगा यस, तो हो गया, क्योंकि यस एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी दो बन गया। अब बनने हैं 3 इसके 3 इसके, यानी कि 6 और बनने हैं। तो देखिए अगला मिलता है क्या? सिग्मा 2pz, ये बॉन्डिंग मिलता है, और इसी तरीके से मिलता है सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, यानी एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। और इसी तरीके से अब मिलेगा पाई बॉन्डिंग 2px, और यहाँ पे पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, ठीक है। और इसी तरीके से अभी और बच रहा है क्या? पाई 2py बॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, जबकि यहाँ पे पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, ये हुआ ना, यानी 1 2 3 4 और नीचे भी 1 2 3 4,
ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हमारा बॉन्डिंग मिला और ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मिला, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, ठीक है, ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि ये हमारा क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 4 बॉन्डिंग मिले ये वाले और 4 मिले हमको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तब जब 2s और 2p यानी 2s और 2s 2p पहले एटम का भी और दूसरे एटम का, यानी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स संयोग किए, पहले एटम का भी और दूसरे का, जिससे हमको टोटल 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिले, यानी आणविक कक्षक मिले, जिसमें से 4 थे बॉन्डिंग यानी कि आबंधन वाले, यानी आबंधन आणविक कक्षक, और जिसमें से 4 थे प्रति आबंधन आणविक कक्षक, ठीक है, ये मिलेंगे हमको। और इसी तरीके से जब इसके आगे भी जाएगा तो और भी मिलेंगे, ठीक है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल यानी जितने आणविक कक्षक संयोग, यानी जितने परमाणुविक कक्षक संयोग करेंगे, ठीक उतने ही आणविक कक्षक हमको प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये आणविक कक्षक है, इनकी अब देखना है इनका ऊर्जा स्तर किस तरीके से होता है। ये तो ऑर्बिटल हो गए, कौन कौन से ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इनकी ऊर्जा बढ़ेगी, यानी किसकी ज्यादा होगी, किसकी ऊर्जा कम होगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए यही बनेंगे, इसको साफ करते हैं तब देखते हैं कि किस तरीके से। और हाँ, बात करें तो जो हमको सेकेंड पीरियड के लिए पढ़ना है, ठीक है, जिसके तत्व हैं कौन से, लिथियम, बेरिलियम, इस तरीके से बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये सब हैं, इन्हीं यानी सेकेंड पीरियड को ही हमको देखना है। और हम इसका कहे तो इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनका ऊर्जा स्तर आरेख भी खींचेंगे, ठीक है, जो कि होमोन्यूक्लियर एटॉमिक ऑर्बिटल, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। देखिए भी ये होगा। अब हम देखते हैं इनका ऊर्जा स्तर आरेख, यानी इनके ऊर्जा का बढ़ता क्रम किस तरीके से होता है, किसकी ऊर्जा ज्यादा होती है और किसकी ऊर्जा कम होती है। और ये जो पता चलता है इनकी ऊर्जा का क्रम, वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के द्वारा, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि के द्वारा, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि के द्वारा ही इनके बारे में पता चलता है, यानी जिसको स्पेक्ट्रमी विधि बोलते हैं, उसके द्वारा ही इनकी ऊर्जा स्तर, यानी किसकी ऊर्जा ज्यादा है, किसकी ऊर्जा कम है, इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो बात करें तो सबसे पहले देख लीजिए, हम बात करें तो सेकेंड पीरियड में हम ले लेते हैं, देखिए जो इनकी ऊर्जा का क्रम होता है, यानी ऊर्जा स्तर बढ़ने का क्रम जो होता है, किस तरीके से इनकी ऊर्जा बढ़ती है और किस तरीके से इनकी ऊर्जा घटती है, ठीक है। तो देखिए पहले हम बात करेंगे O2 और F2 के लिए, यानी जब O2 बनेगा, F2 बनेगा, और जब O2 और F2 मॉलिक्यूल होगा, ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, होमोन्यूक्लियर मतलब समनाभकीय है ना, समनाभकीय द्विपरमाणु, यानी होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। पहले इनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इनमें भी हमको पता है कौन कौन से ऑर्बिटल, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। P वाला है, इसमें 2s और 2p भी होगा, क्योंकि सेकंड पीरियड है तो s और p दोनों होगा, इसमें भी s और p दोनों होगा, ठीक है। देखिए कौन कौन से इसमें बनेंगे, देखिए तो इनके लिए हम बात करें तो सबसे पहले इनके लिए होगा सिग्मा, कौन सा, पहले बॉन्डिंग 1s बॉन्डिंग, ठीक है, पहले 1s बॉन्डिंग बनेगा, फिर इसके बाद कौन सा बनेगा, इसके बाद आएगा हमारा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ठीक है, इनके लिए। और फिर इसके बाद सिग्मा 2s बॉन्डिंग, और इसी तरीके से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ये हुआ। अभी तो सब सिग्मा बने, अब बारी आएगी पाई की, लेकिन अभी एक सिग्मा और बनेगा, किसके लिए, जेड के लिए, तो उसकी ऊर्जा भी किस तरीके से होगी। देखिए यहाँ पे बात करें तो सिग्मा हमारा जो होगा सिग्मा 2p जेड, देखिएगा यहाँ पे अब जो एनर्जी होगी वो होगी हमारे सिग्मा 2p जेड बॉन्डिंग की, ठीक है। अभी हम बताते हैं कि हम लिख रहे जो क्रम है ऊर्जा के बढ़ने का, ठीक, सिग्मा 2p जेड बॉन्डिंग, और इसके बाद आएगा पाई 2px बॉन्डिंग, और इसकी एनर्जी बराबर होती है पाई 2py बॉन्डिंग के, यानी जो पाई 2px और पाई 2py है, इनकी ऊर्जाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, इनकी ऊर्जा आपस में बराबर होती है।
और फिर इसके बाद जो एनर्जी आती है, यानी इसके बाद जिसकी एनर्जी आती है वो आती है हमारी इन्हीं की, क्योंकि अब ये एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, देखिए उसके बाद एनर्जी आती है हमारी पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। ठीक है, इसकी भी एनर्जी सेम बराबर होती है, जैसे बॉन्डिंग में बराबर थी वैसे ही एंटी बॉन्डिंग में भी बराबर होती है। पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, यानी इनकी दोनों की भी एनर्जी बराबर होंगी। और लास्ट में जिसकी एनर्जी बच रही है किसकी, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग आई है, इसलिए लास्ट में जो एनर्जी आएगी वो होगी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ठीक है, यानी ये होगा ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा बढ़ेगी। किसके लिए, जब ये दोनों होंगे यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और फ्लोरीन मॉलिक्यूल होंगे, तब की जो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षकों की ऊर्जा है वो इस तरीके से क्रमशः बढ़ती हुई जाएगी। और हमको पता है कि एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा ज्यादा। ठीक, तो ये होती है ऊर्जा, क्योंकि इससे ज्यादा एटॉमिक, इससे ज्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी इससे ज्यादा आणविक कक्षक तो इसके लिए बनेंगे नहीं, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये क्रम होता है इनके लिए, O2 और F2 यानी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए। अब बारी है कि अब हम बात करें इसके अलावा और जो पाए जाते हैं, जैसे लिथियम हुआ, Li2, Be2 हुआ, B2 हुआ, C2 हुआ, इस तरीके से जो भी होंगे उनके लिए ऊर्जा देखिए किस तरीके से होगी। ठीक है, इनके लिए हो गई। अब यहीं पे ऊपर देख लेते हैं हम, ये तो इनके लिए थी। अब यहीं पे देखिए बात करें तो किसके लिए, अगर Li2 हो, Li2 में तो होगा नहीं 2s, क्योंकि 1 ही होता है, तो वहां पे P और P आएगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास 3 ही होते हैं, तो 1s और 2s में ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम बात करें तो ये होगा B2 के लिए, इसी तरीके से C2 के लिए, और होगा N2 के लिए। ठीक है, इनके लिए बात करें तो इनके लिए इन ऑर्बिटल्स जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी किस प्रकार से होगी, देखिए किस तरीके से होगी। देखिए इनके लिए बनते हैं सबसे पहले, देखिए 1s बॉन्डिंग है ये सिग्मा। ठीक है, यानी सिग्मा बॉन्डिंग 1s। ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग 1s। फिर बारी आएगी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s की, एंटी बॉन्डिंग। और फिर बारी आएगी फिर से सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, और इसी तरीके से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। इतना तो ठीक है, इतने में कोई चेंजिंग नहीं, सेम जैसा O2 और F2 के लिए ठीक वैसा ही इनके लिए भी होगा, B2, C2 और N2 के लिए भी। ठीक है, लेकिन अब बारी आएगी कि अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग होगी, यहाँ पे चेंजिंग होगी। तो अब बारी आएगी इसके लिए, देखिए अब बारी यहाँ पे बराबर होगी इसकी एनर्जी, पाई 2px की एनर्जी बराबर होगी पाई 2py के, ये एनर्जी होगी बराबर। ठीक, और अब जाके ये वाला जो था सिग्मा 2pz अब यहाँ पे आएगा, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। ठीक है, यही बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है, और ऊर्जा का बढ़ता क्रम ही रहेगा। ठीक है, ये आएगा। और इसके बाद अब जाके बारी आएगी इसके एंटी बॉन्डिंग की। देखिए अब बारी आएगी इसके एंटी बॉन्डिंग की, तो क्या पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, और फिर यहाँ की एंटी बॉन्डिंग में भी उनकी एनर्जी आपस में बराबर होगी, बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। ठीक है, इनकी एनर्जी यहाँ भी होगी बराबर। और तब लास्ट में जैसे यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है उसी तरीके से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, यानी इस तरीके से यहाँ भी ऊर्जा होगी। और ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम फिर से वही। ठीक है, और ये ठीक है, तो ये इनके लिए देखिए, है ना, ये होगा हमारा O2 F2 के लिए ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, और ये होगा हमारा B2 C2 N2 के लिए ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, और बता दें आपको ये सब देखा जाता है माइक्रो है तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों यानी स्पेक्ट्रमी विधियों के द्वारा ही इनके बारे में पता किया जाता है कि किस मॉलिक्यूलर यानी किस आणविक कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होगी और किस आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होगी। ठीक है, देख लीजिए आप, यही क्रम है। बात यही यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये जो बात बनी है, ये वाली और यहाँ पे ये केस। ठीक है, इसी को ध्यान दीजिएगा कि जब B2 C2 के लिए था तब
पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई की एनर्जी जो थी वो इससे कम थी, सिग्मा टू पी जेड से। लेकिन वही बात जब O2 F2 के लिए आई तब जो सिग्मा टू पी जेड की एनर्जी थी वो कम थी, किससे? पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई से। यही बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है, ठीक है। ये रहा ऊर्जा का क्रम, यानी आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख इसी तरीके से होगा। अब एक ऊर्जा स्तर आरेख बना दे किसी के लिए, ठीक है। मान लीजिए हम बना देते हैं B2C2, मान लीजिए N2 के लिए बना देते हैं, ठीक है। अभी देखिए N2 के लिए हम छोटा सा यहाँ पे ऊर्जा स्तर आरेख बना देते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप, ये हो गया। तो बात करें हमने बताया N2 के लिए हम बनाते हैं N2, ठीक है। तो N2 के लिए हम ऊर्जा स्तर आरेख बनाए तो सबसे पहले पता होना चाहिए N में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। N में एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 7। और जब 2 N है, इसका मतलब 7 और 7 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल होंगे 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उन्हीं 14 इलेक्ट्रॉनों को हमको उन सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरना है, ठीक। देखिए अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाएं तो ये होगा, ठीक है। ये बना। अब बारी है, इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। देखिए, ठीक है। चलिए फिर से तिरछा हो गया थोड़ा सा, देखिए कोई बात नहीं, तिरछा सीधा होना चाहिए, कुछ भी हो है, बस समझ जाएगा। ये ग्राउंड स्टेट रहेगी, ठीक है। तो फिर अब बात करें, इस तरफ हमारा होगा क्या? एनर्जी, ठीक है। इधर हमारी एनर्जी बढ़ेगी। अब बात करें तो N2 है हमारा, किसके लिए है? N2 के लिए, ठीक है। तो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर हम बनाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसका होगा? N के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पे दूसरे वाले के लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा वाला जो N होगा, और बीच में हमारा बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसलिए यहां पे थोड़ा सा, ठीक है। ये इधर हमारा N के लिए, देखिए इधर N के लिए जाएगा और इधर भी N के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s, तो दोनों का 1s आएगा। देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं इसके लिए और यहाँ पे ही बनाते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये किसका है? ये है 1s, ठीक है। यहाँ भी है 1s, वो दूसरे N का, ये दूसरे N का। अब यहाँ पे जो बनेगा, एक तो पहले बताया क्या, बॉन्डिंग की एनर्जी इनसे कम होती है, तो यहाँ पे एक बॉन्डिंग बन जाएगा, ठीक है। देखिए एक बॉन्डिंग, और फिर एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इनसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इनसे ज्यादा हुई, तो यानी ये हमारा कौन सा बना? ये बना हमारा सिग्मा 1s बॉन्डिंग, और ये बना सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ठीक है। और कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इसका जो एक का कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है? 1s2 2s2 यानी 2 2 4 और 2p3, ये होता है ना 2p3, यानी 2 2 4 3 7, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 1s 1s बाहर लिख देते हैं। देखिए 1s और 1s, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, 1 2 और 1 2। तो पहले दोनों आए, तो जब बॉन्डिंग बना तो सबसे पहले हम बॉन्डिंग को भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, उसी तरीके से एंटी बॉन्डिंग को 2 इलेक्ट्रॉन। अब बारी आएगी कि 2p के लिए, इसको देखिए ऊपर, इसको साफ कर देते हैं ताकि थोड़ी सी जगह हमको और मिल जाए, ठीक है। ये बना। अब इसी तरीके से आएगा हमारा 2s, ठीक है। आप 2s भी आएगा तो 1s, यहीं पे हम 2s लिख देते हैं क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों वही है, क्योंकि बीच छोटा बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए ये 1s 1s, और इसी तरीके से 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इसमें और 2 भी दूसरे वाले में आएंगे, तो 2s के लिए भी ये हो जाएगा। आप इसको देख लीजिए एक बार, 1s बना लीजिएगा नीचे, फिर इसी के ऊपर 2s बनाइएगा। देखिए इसको हम साफ कर देते हैं, इसी को बनाते हैं सिग्मा 2s और 2s, यानी सिग्मा बॉन्डिंग 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ठीक है। ये बन गया। अब बारी है
किसकी? पी की। तो पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं पता है, तो पी हम बनाते हैं यहाँ पे देखिए, पी हम 3 ऑर्बिटल बनाते हैं, 1 2 और इसी तरीके से 3, और यहां भी 3, 1 2 और 3, ठीक है 3 बने, और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। क्यों? क्योंकि पी में है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका वो होता है 2p3, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल में सभी की ऊर्जा सेम होती है और पेयरिंग नहीं होती, कब तक? जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाते हैं। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि N2 के लिए, तो N2 के लिए हमारा सबसे पहले क्या बनता है? 2pz पहले बनता है कि पाई 2px, पहले हमारा पाई 2px बनता है ना। तो कहने का मतलब सबसे पहले यहाँ पे हमारा बनेगा 2, यानी 1 और 2। कौन कौन से? ये है पाई 2px और ये है पाई 2py, है ना। और तब इसके जस्ट ऊपर हमारा बनता है कौन सा? सिग्मा 2pz, ये बनता है ना। तो यानी इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। फिर बारी आएगी कि इसके बाद कौन सा बनता है? एंटी बॉन्डिंग पाई वाला, यानी पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, और यहीं पे बनेगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py बनेगा, यानी 2 ऑर्बिटल, एक ये और एक ही ये बना। और तब लास्ट में बनता है हमारा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये बनता है क्रम, देख लीजिए। बस यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है कि छोटा जगह थोड़ी सी कम फैल रही है, इसको और नीचे बनाइएगा ताकि बीच में लगभग दूरी, ये जो लाइन जाएगी बीच से वो दूरी में लगभग बराबर हो, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भराएगा, 1 2 3 4 और 5 6, यानी इस तरीके से आरेख बनेगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, ठीक है। तो ये होगा ऊर्जा स्तर आरेख। ऊर्जा का क्रम ऊपर बढ़ता हुआ, यानी जिस तरीके से ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाएगा, ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये N2 के लिए। और जब बात करें O2 और F2 के लिए होगी, तब यहीं पे थोड़ी सी चेंजिंग होगी। ये वाला नीचे चला गया, ये जो सिग्मा 2pz है यही नीचे बन जाएगा, यानी इसके नीचे, और ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है इसमें जानने के लिए। आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। यानी आणविक कक्षक है ये बीच वाले, और ये साइड वाले सब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि आणविक कक्षक है, ठीक है। एटॉमिक मतलब परमाणविक कक्षक, मॉलिक्यूलर मतलब आणविक कक्षक, ठीक। यानी ये हमारे परमाणविक कक्षक है और ये आणविक कक्षक, ठीक है। ये क्रम है। अब बारी है इनको देखने के बाद, अभी हम और भी ऊर्जा स्तर आरेख बताएंगे आपको। एक तो बता दिया, अभी और भी बताएंगे एग्जाम्पल के रूप में। तो इतना जानने के बाद अब हम बात करें तो इसके लिए हमको कुछ चीजें आनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी, किस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा और इनका आणविक व्यवहार कैसा होगा, यानी ये जो आणविक कक्षक बनेंगे इनका व्यवहार कैसा होगा, यानी इनके बीच में कितनी कहे तो बॉन्डिंग होगी, कितने बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। इनकी लंबाई कैसी होगी और इनका बिहेवियर कैसा होगा, क्या ये चुंबकीय होंगे, अनुचुंबकीय होंगे या प्रतिचुंबकीय होंगे, ठीक है। इनको जानना है। तो चलिए अगली हेडिंग हम डालते हैं, मॉलिक्यूलर बिहेवियर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, यानी परमाणुक कक्षकों के लिए, परमाणुक कक्षकों के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा है, ठीक है। लेकिन अब बारी है मॉलिक्यूलर यानी जो आणविक कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगा। तो बात करें हमारी हेडिंग क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम उस मॉलिक्यूल, अभी तक हम एटॉमिक बिहेवियर देख रहे थे यानी परमाणुक व्यवहार देख रहे थे, लेकिन अब आणविक व्यवहार हमको देखना है, ठीक है। तो हेडिंग हमारी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आणविक व्यवहार। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी, जब एटम के लिए था तब एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, वही था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक उसी तरीके से अब हमको मॉलिक्यूल के लिए पढ़ रहे हैं, यानी
तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप समझ सकते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं उसी से। तो बात करें तो हमने बताया था जब एटम के लिए हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटम की बहुत सी प्रॉपर्टीज सिर्फ एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चल रही थी। ठीक है, बहुत सी गुणों के बारे में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन से ही, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही उसके बारे में पता चल रहा था वो कौन से ग्रुप का है, ठीक है, कौन सी फैमिली का है, धातु है अधातु है, इन सब के बारे में हमें उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चला था ना। तो अब बारी है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर बिहेवियर कैसा होगा, यानी आणविक व्यवहार कैसा होगा, और वो भी डिपेंड किस पे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमको पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, और इसी तरीके से सिग्मा 2p जेड बॉन्डिंग, फिर सिग्मा नहीं पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, और फिर पाई 2 एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और इसी तरीके से था सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ठीक है, इतने ऑर्बिटल हमने देखे हैं। अब उनके बाद कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो हमको उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता लग जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन से फीचर हैं। ये रहे 5 फीचर। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम किसी मॉलिक्यूल की इन 5 बातों को जान सकते हैं, यानी किसी मॉलिक्यूल के इन 5 बिहेवियर के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अस्थायित्व के बारे में जानकारी मिल सकती है हमको। दूसरी बात बॉन्ड ऑर्डर, जिसको बोलते हैं आबंध कोटि। बॉन्ड ऑर्डर एक अच्छा टॉपिक है, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। और इसी तरीके से नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड की प्रकृति क्या होगी, वो सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, कहें तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक, अगली बात क्या, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ से आप लोग अच्छे से परिचित हैं, तो बॉन्ड लेंथ भी देखेंगे कैसे होती है इनमें। और इसी तरीके से मैग्नेटिक नेचर, यानी मैग्नेटिक नेचर मतलब चुंबकीय व्यवहार या चुंबकीय गुण, उसका चुंबकीय गुण कैसा है मॉलिक्यूल का, क्या वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा या रिपेल कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या वो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा खींच लिया जाएगा, आकर्षित कर लिया जाएगा, या फिर प्रतिकर्षित कर लिया जाएगा। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही जान जाएंगे। तो बात करें तो हमने देखा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि एनबी जो है, देखिए ये जो एनबी है, एनबी मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। ठीक है, अगर हम बात करें एनबी, तो एनबी को अगर हम दिखा दें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, वो एनबी होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसी तरीके से Na दिखा दें, क्या Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब ABMO। ठीक है, क्या जो Na है वो दिखाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी प्रति आबंधन आणविक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और जो Nb दिखाएगा वो दिखाएगा बॉन्डिंग यानी आबंधन आणविक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसको मान लेते हैं, तब उसके आधार पे ही हम स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, स्टेबिलिटी मतलब अस्थायित्व, मॉलिक्यूल के अस्थायित्व के बारे में हम पता कर सकते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों को हमको गिनना है। तो कब, देखिए द मॉलिक्यूल इज स्टेबल, दो ही केस बनेगी, या तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा या फिर मॉलिक्यूल होगा अनस्टेबल। तो उन दोनों केसेस में डिपेंड करेंगे कि जो एनबी और एनए है ये किस तरीके से है, किसकी संख्या ज्यादा है, किसकी संख्या कम है, वही डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, यानी अस्थायी होगा या अस्थायी होगा। ठीक है, तो जैसे पहला पॉइंट, द मॉलिक्यूल इज स्टेबल, जब मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, किस केस में स्टेबल होगा, यानी मॉलिक्यूल अस्थायी होगा, कब, जब इफ एनबी ग्रेटर देन एनए, मतलब जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी आबंधन आणविक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो
ज्यादा है किससे, Na से, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी जो आबंधन आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हुए हैं उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए किससे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, यानी जितने इलेक्ट्रॉन प्रति आबंधन आणविक कक्षक में हैं उनसे। ठीक है, यानी जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, तब की केस में मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ठीक है, पॉइंट में इसको याद कर लीजिएगा, Nb ग्रेटर देन Na, जब Nb ग्रेटर होगा तब मॉलिक्यूल होगा स्टेबल। ठीक है, तो इसी तरीके से जस्ट इसी का उल्टा सेकेंड पॉइंट, द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, यानी अणु अनस्टेबल होगा, यानी अस्थायी होगा कब, इफ Nb इज लेस देन Na। यहाँ पे क्या था, Nb ग्रेटर देन Na, लेकिन यहाँ पे Nb इज लेस देन Na, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होगा किससे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, यानी आबंधन आणविक कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनकी संख्या कम होगी किससे, प्रति आबंधन आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉनों से। ठीक है, तब मॉलिक्यूल होगा अनस्टेबल, यानी मॉलिक्यूल तब अस्थायी होगा। ये दो बातें हमको उसी से पता चलेंगी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब। ठीक है, तो मॉलिक्यूल स्टेबल और मॉलिक्यूल अनस्टेबल, तो कह सकते हैं यहीं से हमारी बात हो सकती है कि जब बॉन्डिंग में, समझ सकते हैं आप कि जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तब वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होगा। ठीक है, जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तब बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और जब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी जो एंटी बॉन्डिंग का प्रभाव होगा अगर वो ज्यादा हुआ तब बॉन्डिंग नहीं होगी। लेकिन जब बॉन्डिंग का इन्फ्लुएंस, यानी बॉन्डिंग का प्रभाव ज्यादा होगा तब बॉन्डिंग होगी, यानी वहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। बात करें दूसरे पॉइंट की, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि आबंध कोटि। तो आबंध कोटि ये डिफाइन करने के लिए आता है, आप डिफाइन कीजिए या कंपटीशन में भी ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जस्ट एक फार्मूला है, तो वो फार्मूला देख लीजिए क्या है। इसी के लिए फार्मूला है, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन किया जा सकता है 1/2 मतलब हाफ, और क्या Nb माइनस Na, Nb माइनस Na, बस यही एक छोटा सा फार्मूला यही बताता है नंबर क्या, यही बताता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, यानी बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होता है 1/2 और Nb माइनस Na, जहां पे Nb क्या है और Na क्या है वही है, ध्यान दीजिएगा। Nb जो है वो है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बस यही बात ध्यान दीजिएगा कि कह सकते हैं द हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, वही कहलाता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर, यानी आबंध कोटि। तो कह सकते हैं कि आबंध कोटि आधा होती है किसके अंतर का, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बॉन्डिंग यानी आबंधन आणविक कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका, और प्रति आबंधन आणविक कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंतर का आधा होता है, उसी को बोलते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर यानी आबंध कोटि। ठीक है, ये होता है बॉन्ड ऑर्डर। इतनी ही बात ध्यान दीजिएगा। और जब हमारे बॉन्ड ऑर्डर के बाद जो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड पॉइंट आएगा हमारा नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड में हम देखेंगे कि बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1 बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 4 5 बन रहे हैं, वो यहां से पता चलेगा नेचर ऑफ बॉन्ड से। ठीक है, और वो कैसे, बात करें तो जितने बॉन्ड ऑर्डर आएंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। मान लीजिए अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा आ जाता है 1, देखिए इसको साफ कर देते हैं। ठीक, आप लोग लिख चुके होंगे उम्मीद करता हूं। देखिए अगर बॉन्ड ऑर्डर और यहाँ पे बॉन्ड, ठीक है, देख लीजिए अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू यानी बॉन्ड ऑर्डर का मान 1 आता है, ठीक है, तब जो बॉन्ड बनेगा वो भी कितना बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है तब बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड, और इसी तरीके से बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है तब बॉन्ड बनेगा ट्रिपल बॉन्ड।
ठीक, अगर इसी तरीके से आधा आता है, मान लीजिए 1.5 आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर, तब बॉन्ड कितना बनेगा, तब बॉन्ड बनेगा एक बनेगा पूरा, एक बनेगा पार्शियल। ठीक है, यानी जब भी कभी भी आधा आएगा तो वहां पे पार्शियल बॉन्ड बनेगा। ये तरीका है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड्स यानी नेचर ऑफ बॉन्ड्स में। जब बॉन्ड ऑर्डर 1 तब एक सिंगल बॉन्ड, जब बॉन्ड ऑर्डर 2 तब एक डबल बॉन्ड, जब बॉन्ड ऑर्डर 3 तब एक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और बात करें भी, जब हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको आप बॉन्ड ऑर्डर के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, अब उसको देखिए, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा कब, जब बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बन रहा है इस केस में जब बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 या 4 आ रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर की आ रही है ना। और इस केस में एनबी ज्यादा होगा तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल होगा कब, जब बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव हो, यानी इस तरीके से हो। ठीक है, और मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा कब, जब बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव हो। निगेटिव होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, या फिर 0 हो, है ना, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो तो भी बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप स्टेबिलिटी को इससे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब बॉन्ड ऑर्डर का मान पॉजिटिव आएगा तब मॉलिक्यूल जो होगा, यानी जो अणु होगा वो होगा अस्थायी, और जब आबंध कोट यानी बॉन्ड ऑर्डर का मान निगेटिव आए या 0 आए तब हमारा जो मॉलिक्यूल होगा यानी जो अणु होगा वो अस्थायी होगा, यानी अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, तो नेचर ऑफ बॉन्ड्स में इतना है कि जब बॉन्ड ऑर्डर 1 आए, 2 आए, 3 आए तो क्रमशः सिंगल, डबल और ट्रिपल, और कह सकते हैं इसको एक पूर्ण और एक आंशिक रूप से पूर्ण यानी पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इतना जानने के बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ से आप लोग पहले से परिचित हैं, यानी आबंध लंबाई। तो पता है आबंध लंबाई जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर से ही संबंधित होती है, यानी बॉन्ड ऑर्डर से ही सीधे सीधे रिलेट करती है। क्यों, क्योंकि याद हो तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तब बॉन्ड सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जब डबल बॉन्ड होता है तब बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तुलना में छोटा होता है, और इसी तरीके से जब बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तब वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, दोनों की तुलना में, यानी तीनों में सबसे छोटा होता है। ठीक, तो कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, बॉन्ड ऑर्डर के, यानी आबंध कोट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या, हमारा जो बंध की लंबाई होती है वो आबंध कोट के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा जो बॉन्ड लेंथ है वो धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। या कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर के, यानी आबंध लंबाई के बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर का मान कम होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, ये हो गया बॉन्ड लेंथ, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। फिर बारी है मैग्नेटिक नेचर की, यानी चुंबकीय व्यवहार। अब बात करें तो कोई भी मॉलिक्यूल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का जो चुंबकीय व्यवहार होगा वो कैसा व्यवहार होगा, यानी कोई भी मॉलिक्यूल किस तरीके से चुंबकीय व्यवहार दिखाएगा। तो इसके लिए भी बात करें तो जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था अभी, जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे, अगर किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, कोई एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ओनली सिंगली ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन है, तब की केस में वो जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा हमारा पैरामैग्नेटिक। क्या, पैरामैग्नेटिक। देखिए दो तरीके के पॉइंट बनते हैं, एक और दो। एक होता है हमारा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक जिसको हम बोलते हैं अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। ठीक है, और एक हमारा होता है डायामैग्नेटिक, और डायामैग्नेटिक को हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। क्या, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कब कोई भी मॉलिक्यूल अनुचुंबकीय होगा और कब कोई भी मॉलिक्यूल प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, हमको ये सब बताना है किससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहीं भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी एक वन ऑक्यूपाइंग इलेक्ट्रॉन है, तब की केस में वो होगा पैरामैग्नेटिक, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसको ले जाने पे वो चुंबक के द्वारा आकर्षित कर लिया जाएगा। ठीक है,
कब? जब सिंगली फील्ड होंगे, यानी कहने का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तब। और जब सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यानी सभी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पेयर्ड होंगे, सभी पेयर्ड होंगे, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई, कोई भी ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई नहीं होगा, सब पेयर ऑक्यूपाई होंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रखेंगे, तब की केस में वो डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा, यानी वो मॉलिक्यूल प्रतिचुंबकीय होगा, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पे वो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, यानी इनका ऊर्जा स्तर आरेख देखेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स का, तब हम जान पाएंगे, यानी तब आप समझ पाएंगे किस तरीके से वो अनुचुंबकीय होते हैं और किस तरीके से वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। अभी बस इतना ध्यान दीजिए कि जब सभी यानी जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, सिग्मा 1s एंटी सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, जितने भी बने, जब सब में कहने का मतलब जितने में भी इलेक्ट्रॉन है सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, यानी पेयर्ड हैं, तब के केस में वो होगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, जब युग्म रहेगा तब डायामैग्नेटिक, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तब की केस में वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, यानी अनुचुंबकीय होगा। तो ये पूरी बात थी, यानी मैग्नेटिक बिहेवियर ये था। तो इसी आधार पर यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे हम किसी भी मॉलिक्यूल की इन प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं, इन प्रॉपर्टीज के बारे में हमको उनसे जानकारी मिल सकती है। ठीक है, और सभी एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं ना भाई। स्टेबिलिटी हो गई, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेट किया, अगर पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर तो स्टेबिलिटी रहेगी यानी स्टेबल रहेगा, निगेटिव बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड ऑर्डर 0 तब मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। बात करें नेचर ऑफ बॉन्ड, जितने बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतने बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, और फिर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर के यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स के विपरीत होता है, या कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर के भी विपरीत होगा। विपरीत का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, और मैग्नेटिक बिहेवियर सब पेयर्ड तो डायामैग्नेटिक, कोई भी एक अनपेयर्ड रहेगा तो पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय। ठीक है, इनको जानने के बाद अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होंगे और डायटॉमिक होंगे, यानी समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु होंगे, उनके बारे में हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो बात करें क्या हमको देखना है। देखिए, बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी हमको बॉन्डिंग देखनी है कुछ समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं में, है ना, यानी समनाभिकीय द्विपरमाणिक अणुओं में बॉन्डिंग हमको देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करें तो पहला कोई डायटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें समनाभिकीय यानी दोनों एटम सेम हो और 2 ही एटम हो। ठीक, तो पीरियोडिक टेबल का बात करें, पहला एलिमेंट कौन सा होता है? पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट हमारा होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम पहले उसी की बात कर लेते हैं, H2। तो हाइड्रोजन डायटॉमिक होना चाहिए, यानी H2 हो गया। ठीक है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? तो पता है एक हाइड्रोजन अगर हम लें, एक हाइड्रोजन, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1s और 1, यानी कि एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसी तरीके से जब 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 2 हाइड्रोजन हैं, एक ये हो गया और इस तरीके से दूसरा हम कर लें, तो इसमें भी कितना 1s 1, यही तो होगा, यानी एक और एक, यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, और जब 1s और 1s संयोग करता है, यानी 1s और 1s का रैखिक संयोग होता है, तब कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं? बताया है ना, कितने बनते हैं? तब बनते हैं सिर्फ 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक तो 1s बॉन्डिंग और एक बनता है 1s एंटी बॉन्डिंग, यानी सिग्मा बॉन्डिंग 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। तो बात करें इसीलिए H2 के लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब क्या होगा? सिग्मा 1s बॉन्डिंग, बॉन्डिंग को ऐसे ही दिखाते हैं। ठीक है, सिग्मा 1s बॉन्डिंग इस तरीके से होता है, और इसमें जो हम इलेक्ट्रॉनों को दिखाते हैं तो इस तरीके से इसके ऊपर रख करके, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इसमें दिखाएंगे। ठीक है, यानी 2, तो 2 हुए। अब 2 कैसे? क्या इसके बाद भी किसी एटॉमिक ऑर्बिटल को यानी किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लिखने की जरूरत है हमें? नहीं ना, क्यों? क्योंकि 0 हो जाएगा भाई, 2 ही इलेक्ट्रॉन थे इसमें, एक इसका एक इसका,
दोनों 1s में ही आ गए, सिग्मा बॉन्डिंग में ही, तो एंटी बॉन्डिंग में क्या कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा? संभव है एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाए जब बॉन्डिंग में ही आ गया। और हमें यह भी बताया है कि हमने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हम करते हैं यानी इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो उन्हीं तीनों नियमों का फॉलो करते हैं, अफबाउ का, पाउली का और हुंड का। ठीक है, यही तीनों नियमों का पालन हम करते हैं। तो उसके अनुसार तभी दूसरे कक्षक में हम जाएंगे जब पहले वाले को हम पूर्णतः भर लेंगे, यानी जिसकी ऊर्जा कम हो उसमें जब सभी इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भर जाएंगे तभी हम अगले वाले कक्षक में जाएंगे। तो यहीं पे सभी इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन थे, तीसरा तो कोई था नहीं। ठीक, तो पहले तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। तब अब बारी है कि उन्हीं 4 प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज को हमको बताना है। क्या? स्टेबिलिटी, फिर क्या था? बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद था स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, और उसी में नेचर ऑफ बॉन्ड या सिंगल, डबल, ट्रिपल जो भी बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड लेंथ और मैग्नेटिक बिहेवियर। इन्हीं 5 प्रॉपर्टीज को हमको इसमें देखना है। तो बात करें सबसे पहले स्टेबिलिटी, बता सकते हैं वैसे तो नहीं ना, हमको देखना पड़ेगा। बता भी सकते हैं स्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ ना NB ग्रेटर देन Na, ये केस बनी। और जब NB ग्रेटर देन Na तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा? तो फर्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों? यहां पे लिख दीजिए सिंस क्या? NB ग्रेटर देन Na। ठीक, ये बात हो गई। फिर अगली बात क्या? बॉन्ड ऑर्डर की। देखिए बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। तो अगली बात सेकेंड, बॉन्ड ऑर्डर। भाई बॉन्डिंग में ही इलेक्ट्रॉन है तो हमको पता है बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है? NB माइनस Na और पूरे के बटे में 2, यही फार्मूला होता है। तो कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब 2 माइनस 0 और बटे में 2, तो कितना हो गया? 1 आएगा। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए आ गया हमारा 1। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर 1 आने से जो तीसरा पॉइंट यहां पे बनता है क्या? बॉन्ड ऑर्डर 1 आने से जो तीसरा पॉइंट हमारा बनता है नेचर ऑफ बॉन्ड, यही बनता है ना, नेचर ऑफ बॉन्ड्स। तो नेचर ऑफ बॉन्ड्स भी देखना पड़ेगा। नेचर ऑफ बॉन्ड्स यानी बॉन्ड क्या बन रहा है? पता है कि जब एक बॉन्ड ऑर्डर आता है तब जो बॉन्ड बनता है वो एक बॉन्ड बनता है। यानी किस तरीके से बॉन्ड बनेगा? ये दोनों रहे हाइड्रोजन और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बना? एक बॉन्ड। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ बॉन्ड है कि एक सिंगल बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये बॉन्ड ऑर्डर है एक। ठीक है, ये हो गया। अब बारी है कि चौथी पॉइंट क्या आती है? यानी चौथा पॉइंट आता है बॉन्ड लेंथ। क्या आता है? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि द्वारा। ठीक है, तो जो इसका बॉन्ड लेंथ आता है वो आता है 74 पिकोमीटर। बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि के द्वारा ही इसको पता किया जाता है। ठीक है, 74 पिकोमीटर। ठीक है, और बात करें पांचवी बात क्या होगी? मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है? भाई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर्ड है? पेयर्ड है ना, तो इसका मतलब क्या है? डायमैग्नेटिक है। भाई एक ही इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, यानी एक ही आणविक कक्षक था जो भी फुलफिल्ड था, यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन थे उसमें, युग्मित था नहीं, इसलिए मॉलिक्यूल कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा, यानी प्रतिचुंबकीय। इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाए यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाए, वहां पे ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई इसमें। ये H2 के लिए था पहला वाला मॉलिक्यूल। अब इसी तरीके से दूसरा कौन सा आता है? दूसरा हमारा आता है हीलियम। तो अब हीलियम मॉलिक्यूल को देखते हैं कि हीलियम मॉलिक्यूल क्या नेचर में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। देख लीजिए आप, ये H2 के लिए है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब देखते हैं हम हीलियम के लिए। ठीक है, देखिए H2 के लिए हम सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, अभी देखिए बात करें तो ये H2 था, H था। अब बारी है
He2 के लिए, क्योंकि डायटोमिक होना चाहिए इसलिए He2। तो He2 में क्या पता हमको, एक He में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? 1s2। तो दूसरे वाले का भी कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही होगा, He 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कैसा? 1s2। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है एटम का, ठीक है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमको पता है कि हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है He2 मॉलिक्यूल का, इसका करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। He2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा तो एक S और एक S यानी 2 1s के मिलने से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेंगे। एक बनेगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग और एक बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, यही बनेगा ना, ठीक है। इतना बनने के बाद अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखिए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इसका और 2 इसका। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जाएंगे पहले, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, इलेक्ट्रॉन भर दिए गए, 2 यहाँ 2 यहाँ, यही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। कोई तीसरा एटॉमिक यानी कोई तीसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आणविक कक्षक नहीं बन रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम। भाई पहले स्टेबिलिटी हम नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि हमको हम देख रहे हैं कि ना तो NB बड़ा है, ना तो Na बड़ा है, यानी ना तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और ना ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। हमने 2 ही केस पढ़े, एक ज्यादा एक कम की। ज्यादा कम नहीं, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर है क्या। अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आया तब तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, यानी बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव आया या 0 आया तब मॉलिक्यूल होगा अनस्टेबल, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए वही फार्मूला NB - Na/2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 -2, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की भी संख्या है 2। तो 2 - 2 बटे में 2 तो कितना होता है? 0 के बटे में 2। तो कुछ भी 0 में किसी से भी भाग दिया जाए तो मान सदैव आता है, यानी वैल्यू सदैव 0 आती है। क्या? 0। 0 में किसी से गुणा किया जाए तो भी 0, और 0 में किसी से भाग दिया जाए तो भी 0। तो कहने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। तो हमने बताया है कि जब बॉन्ड ऑर्डर आता है 0 तब भी क्या होता है? मॉलिक्यूल अनस्टेबल, यानी मॉलिक्यूल के बीच, एटम्स के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनता। कहें तो He और He अगर हो तो इनके बीच में कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और इसी वजह से मॉलिक्यूल क्या होगा, यानी ये जो होगा वो क्या होगा? अनस्टेबल। और जब मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया, यानी नेचर में है ही नहीं, तब उसकी और प्रॉपर्टीज को जान के हम क्या करेंगे, ठीक है। यानी जब मॉलिक्यूल अनस्टेबल तो इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसके नेचर के बारे में जानने की कोई जरूरत है ही नहीं। ओके, ये हीलियम था। अब इसी तरीके से बात करें तो हमारा आता है, और भी तो ऐसा हो सकता है, ये तो He था। अब इसी तरीके से बात करें तो हमारा होता है एक B2, ठीक है, B2 यानी बेरिलियम 2 होता है ना, ये होता है। तो देखिए क्या ये भी स्टेबल होगा? ये नेचर में पाया जाएगा। देखिए इसको मान लेते हैं, तीसरा नंबर दे देते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर एक बी की बात करें तो कितना इसका एटॉमिक नंबर होता है? 4, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से? 1s2 और 2s2, ये हो गया। तो इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए भी 1s2 और 2s2 होगा, ठीक है। तो दूसरे वाले के लिए भी जब 1s2 और 2s2 होगा तो 1s2 2s2 होने के बाद जो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा आपस में, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे? Be2 में 2 2 4 और 4 दूसरे वाले के, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हुए ना। 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद अब देखिए इनका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगा। Be2 है तो इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या बनेंगे? सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, ठीक। और इसी तरीके से सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ये बनेंगे ना, यानी ये 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक 1s और 2 1s और 2 2s, यानी 1 है 1s और 2 है 2s, ठीक है। यानी कुल 2 ऑर्बिटल इसके और 2 ऑर्बिटल उसके, तो मिला करके 4, टोटल 4 ऑर्बिटल बने। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है ना। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब देखिए इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम कैसे।
दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे और दो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2, 2 4, 2 6 और 2 8, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? वही फार्मूला Nb माइनस Na। देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 यहाँ पे और 2 ही यहाँ पे, यानी टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4। ठीक है, तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 4 माइनस, अब एंटी बॉन्डिंग की संख्या देखें, 2 और 2 4, यानी एंटी बॉन्डिंग की भी संख्या हो गई 4। ठीक है, बटे में 2 है ही, तो कितना हो गया? 4 माइनस 4 0, फिर से 0 के बटे में 2 और 0, तो कहने का मतलब फिर से बॉन्ड ऑर्डर आता है हमारा 0, और बॉन्ड ऑर्डर 0 आने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है हमारा वो होगा अनस्टेबल। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल अस्थायी होगा। ठीक, क्या? अनस्टेबल। और मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो उससे आगे की प्रॉपर्टीज को देखना सही नहीं है, यानी हम देख भी नहीं सकते, तो इससे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल हमारे नेचर में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, He2 भी नहीं और Be2 भी नहीं। ठीक है, तो बारी है इसके बाद एक बीच में जो रहेगा हमारा लिथियम। लिथियम के लिए देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, He2 और Be2 अस्तित्व में नहीं पाया जाएगा। क्यों? उसका कारण होगा क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 0, इसी वजह से वो नेचर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अगला हम बात करें लिथियम के लिए। देखिए लिथियम के बारे में बात करें तो चौथा मान लीजिए हमारा क्या? Li2। ठीक है, Li2। तो अगर इसके एक लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3 होता है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 1s2 और 2s1, ये एक का है। इसी तरीके से दूसरे वाले लिथियम का भी होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ जाएंगे? 3 और 3 6, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लिथियम में। अब 6 इलेक्ट्रॉन होने के बाद और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इसके हैं और 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे वाले लिथियम के होंगे, तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने होंगे? 4। कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे? देखिए Li2 के लिए तो वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिर से सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2s बॉन्डिंग, और इसी तरीके से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ये होंगे। तो इसको फिर से इस तरीके से घेरे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 और 3 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो भरेंगे कैसे? पहले 2 यहां, फिर 2 यहां और फिर 2 यहां, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पहुंचे 0, यानी हम इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए बॉन्डिंग में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और 2 ही इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। तो अब इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल होगा स्टेबल। स्टेबल होगा ना, क्योंकि बॉन्डिंग वाले की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पे हम अगर लिखना चाहें तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूल क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा स्टेबल, यहीं से देख सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल हो गया स्टेबल। और दूसरा पॉइंट में बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 और 2 4 हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रत्याबंधन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2, तो 4 माइनस 2 बटे में 2, तो बराबर कितना हो गया? 2 के बटे में 2, यानी कि वैल्यू आई 1, यानी बॉन्ड ऑर्डर का मान आया 1। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का मान 1 आया। इसका मतलब दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना, कितना बॉन्ड बना? एक बॉन्ड, एक Li, दोनों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 आने की वजह से बॉन्ड बना 1। ठीक है, यानी लिथियम और लिथियम के बीच में बॉन्ड जो बनेगा वो एक बॉन्ड, यानी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसके बाद बारी आती है नेचर ऑफ बॉन्ड, एक बॉन्ड बन गया। फिर बारी आती है कि बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है, यानी बॉन्ड लेंथ। तो फिर से वही बॉन्ड लेंथ बाई स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो बस वो डिपेंड करता है बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। ठीक है, तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर की बात हो गई, यानी बॉन्ड लेंथ की। अब बारी आएगी पांचवा पॉइंट। ठीक है, यानी चौथा पॉइंट तो हो गया। पांचवा पॉइंट क्या? क्या ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? है ना, यानी चुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा? देखने वाली बात है कि सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
पेयर्ड हैं यानी युग्मित हैं, तो इसके कारण से जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो कहने का मतलब मॉलिक्यूल हो गया हमारा डायामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय। ये किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे ये उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लिथियम मॉलिक्यूल के लिए था कि लिथियम मॉलिक्यूल भी प्रतिकर्षित हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं, तो लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, और तब भी ना समझ में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उम्मीद यही है कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप आराम से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इन 4-5 प्रॉपर्टीज के बारे में किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, जो भी खासकर डायटॉनिक मॉलिक्यूल के लिए आप पता ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। इसके 2-3 एग्जाम्पल और हैं और फिर एक टॉपिक आपका बच रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।